लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन है। आधुनिक लोकतंत्र की परिभाषाओं में यह परिभाषा सबसे ऊपर शुमार है। लोकतंत्र की जहां तक बात की जाए तो सबसे प्राचीन लोकतंत्र के अवशेष बिहार के वैशाली जिले में मिले हैं। तत्पश्चात अगर आधुनिक लोकतंत्र की बात की जाए तो विश्व के एक बड़े महादेश यानी उत्तरी अमेरिका महादेश के यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से उसके चिन्ह प्राप्त होते हैं। मैं हूं श्रीनिवास कुमार और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं श्रीनिवास कुमार। और आज जिस टॉपिक पे मुझे चर्चा करनी है वो टॉपिक क्लास 10th के नागरिक किताब से संबंधित है और अध्याय है 4। आज के टॉपिक का नाम है या अध्याय के टॉपिक का नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र की उपलब्धियां और पार्ट इसका 1 है। संभवतः यह पार्ट 1 ही रहेगा क्योंकि ये अध्याय बहुत ही छोटा है और इस अध्याय से 2 प्रश्न ही टच करते हैं। पहला प्रश्न भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है और दूसरा प्रश्न भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। इन 2 प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। अगर आना होगा इस अध्याय से प्रश्न तो यही 2 प्रश्नों में से कोई प्रश्न आएगा, अन्यथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संभावना इस अध्याय से बेहद ही कम रही है। तो समय न गवाते हुए हम आज के इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इस अध्याय के नाम को समझ लें। लोकतंत्र आप समझ चुके हैं क्या होता है। अब बात आती है कि लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है। सबसे पहले उपलब्धियों को समझिए, उपलब्धि होता क्या है। अगर आप कोई बड़ा कार्य अचीव कर लेते हैं या कोई बड़ी उपलब्धि पा लेते हैं तो वो आपकी उपलब्धि में शुमार हो जाता है। यानी कि अगर कोई आप बड़ा काम कर लिए तो वो आपकी उपलब्धि हो गई। अगर आपने बीए पास कर लिया, एमए पास कर लिया, मैट्रिकुलेशन पास कर लिया, नौकरी पा ली तो ये आपकी उपलब्धि हुई। उपलब्धि का अर्थ इस रूप में समझें कि गुण जो हैं वो उपलब्धियां हैं। अर्थात इस अध्याय में लोकतंत्र के गुणों की ही चर्चा होगी। अब लोकतंत्र, चूंकि आपका देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र में बहुत सारी खामियां आपको नजर आएंगी। जेन्युइन सी बात है, जो जिस व्यवस्था में रहता है और बहुत लंबे समय से रहता है वो उस व्यवस्थाओं में खामियों को पहचान लेता है और उन खामियों में उन्हें ज़्यादातर बुराइयां ही नज़र आती हैं, खामियां ही नज़र आती हैं। तो विश्व के अन्य देशों से अगर तुलना की जाए या विश्व के अन्य शासन व्यवस्था से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की तुलना की जाए तब आपको अंतर पता चलेगा कि लोकतंत्र कितना अच्छा है। तो पॉजिटिवली यानी कि सकारात्मक रूप से आप लोकतंत्र के खूबियों को इस अध्याय में समझेंगे। खामियों पर ध्यान अभी नहीं देंगे। इसके बाद वाला अध्याय लोकतंत्र की खामियों से ही संबंधित है। तो यहाँ से जब भी ये दोनों प्रश्न आए कि भारतीय लोकतंत्र की क्या उपलब्धियां हैं या भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है, तो आप कोशिश करेंगे कि इसमें लोकतंत्र के निगेटिव चीजों की चर्चा आप न करें, पॉजिटिव चीजों की चर्चा करें। चलिए अब टॉपिक्स पे आते हैं। भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियां, ये मैंने 5 उपलब्धियां लिखी हैं, यानी कि 5 खूबियां लोकतंत्र की लिखी हैं। एक एक खूबी आप पॉइंट वाइज लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है और इसी पॉइंट वाइज की व्याख्या कर लेंगे। चूंकि ये प्रश्न जब भी आएगा भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या हैं तो साथ में आएगा व्याख्या करें, या ऐसे पूछ सकता है कि भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों की व्याख्या करें। तो दोनों टाइप से प्रश्न आ सकते हैं। तो ये हमेशा 5 नंबर का प्रश्न आएगा, अर्थात दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा। अब दीर्घोत्तरीय आएगा तो सामान्य परिचय जो अभी तक मैंने आपको समझाया या बताया उन चीज़ों में से जितना आपको समझ में आया हो वो परिचय में आप लिख देंगे। 3, 4, 5 लाइन आप लिख देंगे, काम आपका हो जाएगा। अब उसके बाद आप इसी तरह से पॉइंट लिखेंगे कि लोकतंत्र की निम्नलिखित उपलब्धियां हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब उसके बाद आप एक एक को नीचे लिखेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे।
व्याख्या मैं देते जा रहा हूं, आप अगर कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो लिख लें, अन्यथा आप अपनी समझ विकसित करें। समझ विकसित करेंगे तो आप अपने तरीके से भी कुछ लिख पाएंगे, कुछ अलग सा लिख पाएंगे, और अलग सा आप कुछ लिख पाएंगे तो अलग सा आपको नंबर भी मिलेगा। तो समझने की कोशिश कीजिए आप इन पॉइंट्सों को। सबसे पहला पॉइंट है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र की पहली उपलब्धि, पहला गुण कि लोकतंत्र उत्तरदायी है और वैध है। उत्तरदायी और वैध, ये दो शब्द को समझ लीजिए। उत्तरदायी का मतलब होता है किसी को जब आप चुनते हैं तो वो बाद में आप जिस लिए उसे चुने हैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार रहता है या उसको तैयार होना पड़ता है। जैसे मैंने कोई जनप्रतिनिधि चुना कि वो मेरे इलाके में डैम बना देगा या मेरे इलाके में नहर खुदवा देगा, सड़कें बनवा देगा, और अगर वो सड़क नहीं बना पाता है, डैम नहीं बना पाता है बिना ठोस कारण के, तो उसे जवाब देना होगा। यही उत्तरदायी सरकार है। यानी सरकार को 5 साल बाद या बीच में ही उत्तर देना पड़ता है। जिन आकांक्षाओं से आपने चुना है जिन नेताओं को, वो नेता अगर आपकी आकांक्षा पे खड़े नहीं उतरते हैं तो उन्हें जवाब जनता को देना होगा। अर्थात लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ, ये अलग की बात है कि आप उन नेताओं के प्रतिष्ठा और पद से घबराकर आप जिन आकांक्षाओं को लेकर उन्हें वोट दिए थे, उन आकांक्षाओं पर उनके न खरे उतरने पर आप उनसे जवाब न मांगे। अमूमन यही देखने को मिलता है कि हम विधायक को या सांसद को किसी खास उद्देश्य से चुनते हैं या किसी खास गुण के कारण चुनते हैं, ताकि वो उस गुण का सदुपयोग करते हुए उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र के वो सांसद या विधायक हैं, उस क्षेत्र की प्रगति करेंगे। परंतु 5 साल वो ताकने तक नहीं आते हैं उस क्षेत्र में, और जब 5 साल के बाद वो पुनः वोट मांगने आते हैं तो आप उनकी पद प्रतिष्ठा या उनके द्वारा चंद रुपए जो दिए गए हैं या चंद पल के लिए जो लाभ दिए गए हैं, उन लाभों में भुलाकर रह जाते हैं और सवाल जवाब हम नहीं कर पाते हैं। तो उत्तरदायी सरकार तो लोकतांत्रिक है अगर जनता शिक्षित हो, अगर जनता जागरूक हो, अगर जनता जनप्रतिनिधियों को अपना सेवक मानती हो, न कि मालिक, तो जनता सवाल पूछेगी और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको जवाब देना होगा। अर्थात लोकतंत्र एक उत्तरदायी व्यवस्था है। दूसरी बात है कि लोकतंत्र वैध शासन है। वैध शासन का मतलब लीगल का मतलब जो गलत तरीके से काम नहीं हुआ हो, सही तरीके से नियम कानून से या कानूनबद्ध जो कार्य होता है वो वैध कहलाता है। तो अब अगर आप परीक्षा में ईमानदारी से लिखते हैं और आपको जो नंबर आता है, और एक लड़का जो काफ़ी चोरी किया और तब नंबर पाया, तो वैध कौन कहा जाएगा? आप कहे जाएंगे, क्योंकि आपने सही तरीके से परीक्षा दी, अर्थात आप वैध आप परीक्षा दिए और आपका रिजल्ट वैध है। परंतु जिसने चोरी की या चोरी में पकड़ा गया था कई बार, तो वो उसका रिजल्ट अवैध माना जाएगा या वो अवैध कहलाएगा, अवैध तरीके से परीक्षा दिया, ऐसी बात कही जाएगी। तो लोकतंत्र का जो शासन व्यवस्था है वो वैध है। वो इसलिए है क्योंकि जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से वोटिंग करती है। अब जरा समझने की बात है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष को। लोकतंत्र में 2 तरह से व्यवस्थाओं को हैंडल किया जाता है। एक वो व्यवस्था जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, इसमें जनता सीधे कार्यों में भागीदार होती है, सीधे वोटिंग होता है और
सब काम में जनता सीधे तौर पर भागीदार होती है। हर कार्य के लिए प्रत्येक जनता से सहमति लेनी पड़ती है। जैसे आज भी स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है, परंतु अपने देश में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अर्थात आपके यहां संसदनात्मक कार्य प्रणाली है। तो संसदनात्मक कार्य प्रणाली है, साथ में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इस लोकतंत्र में क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप गुप्त मतदान के तहत आप जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और वो जनप्रतिनिधि उस पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरी व्यवस्था को चलाते हैं। तो आपने चूंकि चुना है जनप्रतिनिधियों को, इसलिए यह वैध शासन है, राजतंत्र नहीं है ये कि राजा का बेटा राजा हो गया। भले जनता चाह रही है या नहीं चाह रही है, फिर भी वो उसका बेटा राजा होगा, पहले से वो सबको पता है। भले ही वो क्रूर हो, अनपढ़ हो, गवार हो, बुजदिल हो, फिर भी वो राजा बनेगा। लेकिन ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही देश की निर्माता होती है। जनता ने जिस तरह के जनप्रतिनिधि को चुना, वो जनप्रतिनिधि उसी तरह के कार्य करेगा। अब इसके नकारात्मक पक्ष की ओर मत जाइएगा, सकारात्मक पक्ष की ओर अभी तक सोचिएगा। नकारात्मक पक्ष अगले अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे। होता क्या है वो बात अगले अध्याय में होगी। होनी क्या चाहिए या बनाया किस लिए गया व्यवस्था, इस पर बस आज चर्चा। आज फिर से पॉजिटिव चीजें सोचनी है, लोकतंत्र के लिए नकारात्मक बातों को नहीं लाना है। तो वैध शासन व्यवस्था है क्योंकि जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में व्यवस्था को हैंडल करती है, जनप्रतिनिधियों को चुनती है और उन जनप्रतिनिधियों के द्वारा देश या राज्य चलाया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध व्यवस्था है। इतनी बातों में जो आपको समझ में आएगा उतना आप 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन लिखिएगा और लिख के ये टॉपिक आपका खत्म होगा। चूंकि इस पर लघुतरीय प्रश्न भी आ सकते हैं कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध शासन है कैसे, तो उसमें भी यही उत्तर होगा। और जब आप दीर्घोत्तरीय लिख रहे होंगे, पॉइंट बनाया आपने, तो जो मैंने बताया, जो आपकी समझ में आया, उतनी बातें इसमें लिखी जाएंगी, वो भी उत्तर दीर्घोत्तरीय का होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरे पॉइंट में भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों में जो दूसरा पॉइंट है वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और विकास होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और विकास होता है। हाँ, यह बिल्कुल सत्य है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और विकास होता है। चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सभी जनता के द्वारा चुन के आए हैं और जनता ने उन्हें किसी विशेष कार्य के लिए चुना है। और जब वो प्रतिनिधि चुन के आते हैं संसद में, तो वो उन जनताओं की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने की कोशिश करते हैं और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि को लाते हैं। और आर्थिक समृद्धि जिस देश में या जिस राज्य में आ गई, उस राज्य का विकास होना तय है। हाँ, आर्थिक समृद्धि होने के बावजूद विकास नहीं हो सकता है या नहीं माना जा सकता है ये अलोकतांत्रिक देशों में। जैसे चाइना में लोकतंत्र नहीं है, चाइना में साम्यवादी शासन है। अब वहाँ की शासन व्यवस्था कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है और निचले स्तर का जो चुनाव है उसी में सिर्फ जनता वोटिंग का काम करती है, ऊपरी स्तर वालों को वो छू नहीं सकती है। तो कुछ ही मुट्ठी भर लोग हैं जो पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। अब उसमें थोड़ा तानाशाही टाइप का व्यवस्था हो जाता है। आपको देश का विकास तो बहुत दिखेगा, परंतु देशवासियों के अंदर झांक के जब देखिएगा तो वहाँ खाली खाली सा उनको लगेगा और वो ऐसा लगेगा कि इनका विकास नहीं हुआ है, वो दुखित हैं। विकास का मतलब है आंतरिक और बाह्य दोनों विकास, यानी कि वो अंदर से भी खुश हो, बाहर से भी खुश दिखे। तो अलोकतांत्रिक देशों में ऐसी आर्थिक समृद्धि दिखती है, परंतु विकास उस टाइप का नहीं दिखता। परंतु
लोकतांत्रिक देश में आर्थिक समृद्धि भले ही थोड़ा कम दिखे, लेकिन विकास दिखता है, विकास होता है। आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, यानी कि इनकम बढ़ रहा है देश का। भले ही धीरे धीरे ही बढ़ रहा है, धीमे धीमे ही बढ़ रहा है। और विकास का मतलब है कि हर ओर, हर क्षेत्र में कुछ काम हो रहा है और कुछ बढ़ोतरी हो रही है, कुछ आगे की ओर देश और व्यवस्था बढ़ रही है। तो ये बात सत्य है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और विकास संभव है और ये दिखता भी है। अब उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं इसमें कि देश को 1947 में भारत जिस विकास की दर पर था, आज 2019 या 2018 या 2020 के समय भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। ये लोकतंत्र का ही असर है कि देश इस आर्थिक समृद्धि और विकास के पायदान पर खड़ा है। अब आते हैं लोकतंत्र की उपलब्धियों में तीसरी उपलब्धि पर। तीसरी उपलब्धि है लोकतंत्र में सामाजिक विषमता के साथ सामंजस्य है। बिल्कुल सत्य बात है, लोकतंत्र में सामाजिक विषमता है। भारत जैसे बड़े देश में जिसकी आबादी 1 अरब 21 करोड़ के लगभग हो और विविधताएं इतनी ज़्यादा हों कि देख के दुनिया घबरा जाए, वैसे देश में भी सामंजस्य के साथ विकास किया जा रहा है, विकास हो रहा है। सामाजिक विषमता से तात्पर्य है बहुत तरह के जात पात हैं। सामाजिक विषमता से तात्पर्य है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, बहुत सारे धर्म के लोग इस देश में हैं, बहुत सारी जाति के लोग इस देश में हैं, बहुत सारे प्रजाति के लोग, इवन मंगोलाइड, निग्रो, इन प्रजातियों के लोग भी भारत में हैं। कॉकेशियस, इन प्रजातियों के लोग भी भारत में हैं। तो इतनी ज़्यादा विविधता है, प्रजाति में विविधता है, सामाजिक विविधता है, आर्थिक विविधता है और उसके साथ ही धार्मिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है। तो इतनी ज़्यादा विविधता के बावजूद भी देश में एक सामंजस्य कायम है। देश में एक ऐसी व्यवस्था जिसे लोकतांत्रिक हम कहते हैं, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो ताकत है कि इन सभी विषमताओं को समेटकर, इन सभी विषमताओं को एक साथ लेकर, इन सभी विषमताओं के मूल स्वरूप को बचाए रखते हुए देश को प्रगति के रास्ते पर ले जा रहा है। तो ऐसी और कोई व्यवस्था नहीं हो सकती लोकतांत्रिक व्यवस्था को छोड़कर जिसमें इतनी विविधता के साथ सामंजस्य हो या दिखे। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में सामाजिक विषमता के साथ सामंजस्य भी है। अगला पॉइंट है 4 नंबर, लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क को वोट का अधिकार है। ये लोकतंत्र की बड़ी उपलब्धि है। ये बात सत्य है कि प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर के वयस्कों को लोकतांत्रिक पद्धति में या हमारे जैसे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश में वोट देने का अधिकार है। और ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में ही संभव है। राजतंत्र में ये कदापि संभव नहीं था। सामंतवाद या साम्यवाद में ये कदापि संभव नहीं है। अन्य और कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है, तानाशाही व्यवस्था ले लीजिए, अन्य ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर के वयस्कों को वोट देने का अधिकार हो। और लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी खूबियों में एक है, सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक है कि प्रत्येक वो नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर का होता है उसे वोट देने का अधिकार होता है। और इस वोट की मदद से वो अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुनता है और वो अच्छे जनप्रतिनिधि अच्छा काम करके देश और समाज की उन्नति करते हैं। तो ये लोकतंत्र की खूबियों या उपलब्धियों में से एक है वयस्क को वोट देने का अधिकार।
अगला है लोकतंत्र की उपलब्धियों में ज्यादातर लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष हैं। देखा जाए तो विश्व के करीब 100 देश ऐसे हैं जो जहां पर किसी न किसी रूप में लोकतंत्र कायम है। सीधे तौर पर देखा जाए तो लगभग 60-65 देश ऐसे हैं जहां पर सीधे तौर पर लोकतंत्र दिखता है, परंतु कुछ ऐसे देश हैं 30-35 के करीब जहां पर लोकतंत्र किसी न किसी रूप में है। जहां भी लोकतंत्र है वहां पर सभी धर्मों का आदर किया जा रहा है या किया जाता है। अपना देश विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक है और आप देख रहे हैं कि हमारे देश में विश्व के लगभग सभी धर्म हमारे देश में हैं और सबका समान आदर और सम्मान है और सबके साथ कानून एक ही तरह से पेश आता है। सबके साथ समन्वय बना के चलने की एक प्रवृत्ति जिस प्रणाली में है वो लोकतंत्र ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की बहुत सारी उपलब्धियां हैं और इन उपलब्धियों के बदौलत ही विश्व में आज लगातार लोकतांत्रिक देश की संख्या बढ़ रही है और बहुत सारे विश्व सफलतम रूप से इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए देश की हर तरह से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह से उन्नति कर रहे हैं। तो लास्ट में आप इतनी बातें लिखकर अपने क्वेश्चन को विराम देंगे। ये था आपका एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न और इसी में से एक लघुत्तरीय प्रश्न ये बन रहा था कि लोकतांत्रिक उत्तरदायी और वैध व्यवस्था है कैसे। तो ये मैंने आपको डील किया। अब अगला जो है टॉपिक या अगला जो प्रश्न है इस अध्याय का महत्वपूर्ण, वो है कि भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगा या एक लेख लिखने के लिए आ सकता है, तो आप लिखेंगे। इन्हीं सारी बातों को आप दोहरा सकते हैं, जो मैंने बताई इन्हीं सारी बातों को आप दोहरा सकते हैं। अब देखा यह जाता है कि आपकी लेखन शैली या आपकी सोचने की क्षमता किस हद तक सकारात्मक लोकतंत्र के प्रति है। जितना लोकतंत्र के प्रति आप सकारात्मक सोच रखते हुए इस प्रश्न को लिखेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर आंसर निकल के आएगा। प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। इसका आंसर आप इस रूप में लिखेंगे कि हाँ, यह सत्य है कि भारतीय लोकतंत्र सफल है। चूंकि भारत विश्व के प्राचीनतम लोकतांत्रिक देशों में से एक है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इतने बड़े लोकतंत्र में इतनी विविधता के बावजूद भी देश प्रगति के रास्ते पर प्रशस्त है और ये एक उदाहरण पूरे विश्व के लिए बना हुआ है जिसमें इतनी विविधताओं को समेटकर लेके चलने की काबिलियत है। उस लोकतंत्र का विकास आज लगातार विश्व के अनेक देशों में हो रहा है। जो देश राजतंत्र थे वो आज लोकतंत्र की राह पर हैं। हमारे पड़ोसी देश, हमारा एक अनन्य पड़ोसी देश नेपाल, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। 2006 में यहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई, लोकतंत्र बहाल हुआ और आज यह लोकतांत्रिक तरीके से विकास करता हुआ एक देश है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर लोकतंत्र सफल रूप से उतारा गया है और उस लोकतंत्र के बल पर उस देश का विकास हो रहा है। तो भारतीय लोकतंत्र हर मामले में सफल सिद्ध हुआ है। वो चाहे देश का आर्थिक विषमता का मामला हो, देश के सामाजिक विषमता का मामला हो, देश के सांस्कृतिक विविधता का मामला हो या धार्मिक विविधता का मामला हो, हर मामले में लोकतांत्रिक देश अपने आप को सफल सिद्ध करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो उदाहरण के लिए तमाम देश ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक राह पर आगे बढ़ते हुए अपना विकास कर रहे हैं। उसमें यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और भारत जैसे बड़े देश शामिल हैं
जो लगातार लोकतंत्र की राह पर बढ़ते हुए प्रगति कर रहे हैं, और विश्व के अन्य देश जो लोकतंत्र नहीं हैं, उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र अक्षरशः तो नहीं परंतु अंशतः सफल रहा है। आज़ादी के समय से लेकर आज तक भारत लोकतांत्रिक तरीके से ही आगे बढ़ते रहा है। हाँ, लोकतंत्र की कुछ खामियों में जातिवाद, धर्मवाद या धार्मिक पराकाष्ठा, क्षेत्रवाद, वंशवाद, दल बदल की नीति, ये सारी खामियां रही हैं। परंतु चूंकि लोकतंत्र में जनता ही भाग्य का निर्माता होती है, देश का निर्माता होती है, इसलिए जनता अगर शिक्षित हो, जनता अगर बुद्धिजीवी हो, जनता अगर सोच समझ अच्छी रखती हो, तो अपने जनप्रतिनिधियों को वो एक अच्छा जनप्रतिनिधि वो चुनेगी, और वो अच्छा जनप्रतिनिधि देश और समाज का विकास करेगा। तो तमाम पक्षों को देखा जाए तो भारतीय लोकतंत्र एक सफल लोकतंत्र माना जाएगा। इतना कुछ लिखकर, और भी कुछ आप लिखना अगर चाहें, कहीं और से स्रोत से सोर्स मिल जाए, चूँकि किताब में इस अध्याय में बहुत सारी भाषाई जो जादूगरी है वही दिखाई गई है। फैक्ट बहुत कम है इस अध्याय में, और इस भाषाई जादूगरी जो यथार्थ से बहुत हट के है, उन्हीं को लिखना होगा आपको भी। इसलिए मैंने जितना समझाया, या मैं जितना समझ सका हूँ, या मैं जो समझ रखता हूँ, उतना आपको मैंने बताया है। अब आप अपनी समझ के अनुसार जब प्रश्न ऐसे आएंगे तो उसका उत्तर आप देंगे। 2 प्रश्न मैंने आपको बताए और 1 लघु उत्तरीय। 3 प्रश्न से ज़्यादा इस अध्याय में कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो आने योग्य है। अगर लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की बात की जाए इस अध्याय में तो लघु उत्तरीय भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई क्वेश्चंस इस अध्याय में नहीं है। नहीं, इस अध्याय में कोई लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसा नहीं है जो परीक्षा उपयोगी हो, जो परीक्षा में आने योग्य हो। तो मैं तो कहूँगा कि आप इन्हीं 2 प्रश्नों पर अपना फोकस करके इन्हीं 2 प्रश्नों के को ध्यान में रखेंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं। अगले अध्याय में, अगले वीडियो में, अगले अध्याय के साथ हम लोग मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।